खत्म करना चाहूंगा। चलिए देखिए, तो स्टार्टिंग है अपनी एटम्स की। आप लोग जानते हैं कि जो बेसिक एलिमेंट है किसी भी बॉडी का, मैटर का, वो क्या होता है? एटम होता है। अब इसके बारे में इंफॉर्मेशन किसने दी थी? सबसे पहले एटम वर्ड हमको किसने बताया था? डाल्टन ने। यहाँ पे देखो सेकेंड लाइन में, यहाँ पे सेकेंड वर्ड जो है डाल्टन। तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन किसने दी थी हमको? डाल्टन ने। उसने ये तो बोल दिया था कि हर मैटर जो है ना एकदम बेसिक एलिमेंट से मिलकर बना है, जिसका नाम होता है एटम। लेकिन वो एटम में और डीप तक के नहीं गया, उसने बस बता के छोड़ दिया, तो इसका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है। इसके बाद आते हैं थॉमसन। उन्होंने बताया था कि जो एटम होता है उसके अंदर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के चार्जेस होते हैं, और उन्होंने इसको बोला था कि प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल। उसके अंदर क्या होता है, जैसे हम लोग आज की डेट में जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन तो अंदर ऑर्बिट के अराउंड मूव करते रहते, ऑर्बिट में मूव करते रहते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। लेकिन उन्होंने बताया था कि ये जो हमारा ऑर्बिट, ये जो हमारा एटम है, वैसा सर्कुलर होता है, जिसकी रेडियस होती है करीब करीब 10⁻⁻10 मीटर या 1 एंगस्ट्रॉम। मतलब इसका डायमीटर जो होता है वो 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है, और इसके अंदर पूरा पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ होता है। इसके अंदर पूरा पॉजिटिव चार्ज जो है ना ऐसा भरा हुआ है, पूरा का पूरा भरा हुआ है। ये समझ जाओ, अंदर में पॉजिटिव चार्ज पूरा भरा हुआ है, पूरा पॉजिटिव है। जैसे एक तरबूज के अंदर जो रेड कलर दिखता है ना आपको, वो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है। और इसके बीच बीच में कहीं कहीं पे इलेक्ट्रॉन्स हैं। बीच बीच में कहीं कहीं पे क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। जैसे तरबूज के अंदर बीज होता है, वैसे इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। लेकिन खास बात यह है कि इसमें जितना निगेटिव चार्ज है उतना ही इसके अंदर में पॉजिटिव चार्ज है। इसलिए एटम जो होता है वो कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। इससे ज्यादा इन्होंने इसके ऊपर इंफॉर्मेशन नहीं दी। तो ये थॉमसन का मॉडल कहलाता है। प्लम पुडिंग मॉडल पूछेगा, वाटरमेलन मॉडल पूछेगा, या थॉमसन मॉडल पूछेगा, तीनों एक ही चीज है। ऐसा पूछ चुका है, प्लम पुडिंग मॉडल बताओ क्या है, तो बताएंगे कि थॉमसन ने इसको प्रपोज किया था कि एटम जो होता है 10⁻10 मीटर इतने का, इतने रेडियस का क्या होता है, वो एक बॉडी है जिसके अंदर निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों होते हैं। चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ होता है, और उसके बीच बीच में क्या होते हैं? निगेटिव चार्जेस होते हैं, जिनको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, इसमें अलग से ऐसी कोई बॉडी नहीं है कि ये एक बॉडी है जो कि पॉजिटिव चार्ज की। उसने क्या बोला? जो भी फैला हुआ है ना अंदर में मटेरियल, रेड कलर का जिस तरबूज में, वो पूरा पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन हम जानते हैं कि अब क्या होता है, उसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। उसने प्रोटॉन के बारे में ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। ठीक है, इसके बाद देखो इसकी लिमिटेशन क्या है, उसको आप लोग समझ सकते हो। लिमिटेशंस: इट कुड नॉट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एंड अदर एटम्स ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली। इलेक्ट्रॉन्स जो है आप लोग जानते हैं जैसी एनर्जी गेन करते हैं, आपको मिला क्या नोट्स? जैसे ही इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करते हैं तो वो तुरंत अपर ऑर्बिट में चले जाते हैं, या एनर्जी लूज करते हैं तो लोअर ऑर्बिट में चले जाते हैं। और इस दौरान वो क्या करते हैं? एनर्जी को एमिट करते हैं। जैसे कि फोटोन अपनी एनर्जी को एमिट करता था एच न्यू, ये भी अपनी एनर्जी को एमिट करते हैं एच न्यू। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। अलग अलग फ्रीक्वेंसी यानी कि अलग अलग वेवलेंथ। तो आपको एक पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए अलग अलग वेवलेंथ का। अलग अलग वेवलेंथ के कारण ही हमको अलग अलग कलर्स दिखाई देते हैं, पूरा स्पेक्ट्रम है। तो यहाँ पे ना ये उसको डिस्कस ही नहीं करता कि भाई कैसे एनर्जी पाके अपर ऑर्बिट में चला गया। इसके हिसाब से तो कोई मूव ही नहीं कर रहा था इलेक्ट्रॉन, तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था ये। इसीलिए ये वाला मॉडल जो हो जाता है वो फेल हो जाता है। उसके बाद क्या था? इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लार्ज एंगल स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम थिन मेटल्स, थिन मेटल फॉइल्स एज ऑब्जर्व्ड बाय रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने ना एक्सपेरिमेंट किया था कुछ, और उसको जो उसमें कंक्लूजन मिले थे ना, वो थॉमसन का मॉडल नहीं समझा पाता। एक्चुअली जो थॉमसन थे ना वो प्रोफेसर थे, और उनका स्टूडेंट था रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड उनके पास ये सारे अपने ना डाउट्स लेके गया। जब उसको थॉमसन समझा नहीं पाया तो उसने बोला ये गलत बोलता है ये। उसने खुद जाके एक्सपेरिमेंट वगैरह किया, और उसने एक नया मॉडल यहाँ पे प्रपोज किया। अब उसको हमको देखना है कि उसने पहले क्या एक्सपेरिमेंट किया था। अब उसने एक्सपेरिमेंट किया, सब लोग जानते हैं इस एक्सपेरिमेंट के बारे में, फिर भी एक बार सुन लो। उसने क्या किया? एक बहुत थिन गोल्ड की फॉइल लिया। अब क्वेश्चन यहाँ पे दो उठते हैं। पहला क्वेश्चन, गोल्ड की फॉइल क्यों लिया, और दूसरी बात बहुत थिन क्यों लिया? थिक लेने में क्या प्रॉब्लम है, इसको डिस्कस करेंगे। तो बहुत थिन उसने गोल्ड की फॉइल लिया।
जैसे कि आप देखते हैं ना कि मिठाई के ऊपर सिल्वर का वर्क चढ़ा होता है, वो भी बहुत थिक फिल्म है। इसने उससे भी बहुत थिन फिल्म लिया था, 10⁻⁸ उसकी थिकनेस थी। 10⁻⁸ की थिकनेस कितनी कम है, उतनी थिकनेस की उसने गोल्ड की फॉइल लिया था। अब गोल्ड की ही क्यों लिया? हाँ, सबसे ज्यादा मेलिएबल होता है। मेलिएबल का मतलब ये होता है, जैसे कि आपने देखा है ना कि आटे को आप बेलने से करते हैं तो उससे एकदम पतली पतली रोटी बनती है, लेकिन एक लिमिट है यार, उससे ज्यादा पतली रोटी नहीं बना पाओगे, उसके बाद ना वो फट जाती है रोटी, जो है रोटी फट जाएगी, देखना बेलने में ही चिपक जाएगी वो। तो ऐसी मेटल्स होते हैं, उनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि उनको ना कितना पतला बना सकते हैं, उसको मेलिएबिलिटी कहते हैं। तो जो मेटल जितना ज्यादा पतला बन सकता है उतना ज्यादा मेलिएबल है। तो गोल्ड ना सबसे ज्यादा मेलिएबल है, उसको आप जितना चाहे उतना पतला बना सकते हैं। पीछे बात, इसीलिए हमने गोल्ड की ली। ये क्वेश्चन अगर पूछेगा गोल्ड की क्यों ली, तो गोल्ड जो है सबसे ज्यादा मेलिएबल है। और हम लोगों ने एकदम थिन फॉइल क्यों ली, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट करने वाले ना, उसमें हमें अल्फा पार्टिकल्स को आर पार करना है। अगर एकदम थिक आप ले लोगे प्लेट, तो उसके आर पार अल्फा पार्टिकल्स जा नहीं पाएंगे, और हम चाहते हैं कि आर पार जाए। ठीक है, क्यों आर पार जाए वो देखते हैं। तो देखो इसमें जो पहला डायग्राम बना है ये, इसमें देखो यहाँ पे एक जो डब्बा दिख रहा है वो सोर्स है अल्फा पार्टिकल्स का। हाँ, हीलियम न्यूक्लियस उसमें से एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, तो क्या बन जाता है? अल्फा पार्टिकल बन जाता है। जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं ना, इनका जो चार्ज होता है वो +2 इलेक्ट्रॉन होता है। और अल्फा पार्टिकल का मास कितना था? 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। ये अल्फा पार्टिकल्स की क्वालिटी है। आप लोग चाहो तो वहां लिख लो अल्फा पार्टिकल के बारे में। इनका जो चार्ज होता है वो होता है +2 इलेक्ट्रॉन। देखो हमें एक ना ऐसा सोर्स चाहिए जिससे हमको ना अल्फा पार्टिकल्स मिल सके। तो हमें पता है कि जितने भी रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं ना, इसमें से अल्फा, बीटा और गामा, ये सब रेस निकलते हैं, ये सब पार्टिकल्स निकलते रहते हैं। तो हम लोगों ने अब रेडियो एक्टिव मटेरियल का हमने सोर्स लिया, लेकिन उससे जो रेडिएशन निकलेगा वो तो चारों डायरेक्शन में निकलेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको एक बॉक्स के अंदर भर के रखा हुआ है। ये बॉक्स जो है ये किसका बना हुआ है? लेड का। लेड की खास बात ये होती है कि वो जितना भी रेडिएशन उस पर पड़ता है ना, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उससे स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट होके कहीं जा नहीं सकते पार्टिकल्स। तो जितने भी पार्टिकल्स इधर 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 निकले, उनको सबने इसने ऑब्जर्व कर लिया। और जो पार्टिकल सीधे निकलेंगे ना, बस ये उन्हीं को आगे जाने देगा। हमें क्या चाहिए था? एक बीम चाहिए थी, जैसे लेजर होती है ना, सीधे सीधे लाइट रेज निकलती हैं। बाकी टॉर्च से देखो चारों तरफ निकल जाती है, हमें लेजर जैसी एकदम शार्प एक बीम चाहिए थी। तो इस डायरेक्शन में निकला, लेकिन यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी थी कि ये थोड़ा सा ऐसा भी निकल जाए, थोड़ा सा ऐसा भी निकल जाए। तो हम लोग सामने में क्या किए, एक और स्क्रीन लगा के रखे हैं ऐसी। उसमें दिख रहा होगा आप लोगों को, नीचे वाले डायग्राम में देखो तो और क्लियर दिख रहा है। तो ऊपर वाला डायग्राम 3 डायमेंशन है, ये आपको एग्जाम में नहीं बनाना है। आपको कौन सा बनाना है? नीचे वाला डायग्राम। तो आप दोनों को देखते चलना जो मैं बता रहा हूँ। हाँ, एग्जाम में आएगा तो नीचे वाला डायग्राम आप लोगों को बनाना है। तो यहाँ पे देखो एक लेड ब्लॉक था, उसके अंदर रेडियो एक्टिव सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल था, उससे निकल रहा है नैरो स्लिट्स, इसको कॉलीमेटर भी कहते हैं। ये इनको लीनियर बना देता है। उसके बाद देखो जब ये अल्फा पार्टिकल निकला, अभी अल्फा पार्टिकल निकला तो सामने एक गोल्ड फॉइल से टकराने वाला है। नीचे वाले डायग्राम में आपको एक लाइन की तरह दिख रहा है, लेकिन ऊपर वाले डायग्राम में देखो एक्चुअल आपको 3 डायमेंशन में वो फॉइल दिखेगी। यहाँ पे फॉइल है। अब जो है ये इससे जाके टकराया। जैसे इससे जाके टकराया तो वहां पे ना कुछ अलग अलग फेनोमेना हुए। उन फेनोमेना को ऑब्जर्व करने के लिए इसने क्या किया है, ऊपर वाले डायग्राम में देखो उसके चारों तरफ एक रिंग जैसा कुछ दिख रहा है। ये जिंक सल्फाइड की एक शीट है। जिंक सल्फाइड की ना एक खास बात होती है, जैसे ही उससे अल्फा पार्टिकल टकराते हैं ना, तो वहां पे ना एक स्पार्क टाइप का होता है। तो हमें पता चल जाएगा कि ये अल्फा पार्टिकल कहाँ पे जाके स्ट्राइक किए हैं। यहाँ पे देखो नीचे वाले डायग्राम में आपको दिख रहा है एक डिटेक्टर। एक यहाँ पे ना कैमरा टाइप का लगा होता है, वो डिटेक्ट करते रहता है कि कहाँ पे टकराया है। तो हमें पता चल जाएगा कि अल्फा पार्टिकल जा रहा था सीधे सीधे, बट वो यहाँ नहीं टकराया, वो यहाँ टकराया है। यहाँ टकराया, कहाँ टकराया हमको उसकी लोकेशन पता चल जाएगी। और इसको हमने पूरा ऐसा सर्कुलर लेके रखा हुआ है इसको। अगर अल्फा पार्टिकल टकरा के यहाँ भी जाएगा ना, तो भी हमको पता चल जाएगा। दिख रहा है ऊपर वाले डायग्राम में? जिंक सल्फाइड की जो शीट है उसको ऐसे सर्कुलर में रखा हुआ है इस फैशन में, ताकि कहीं भी जाके स्ट्राइक करे हमें पता चल जाएगा।
आर पार हो जाएगा तो भी, और बाउंस बैक होगा तो भी हमको पता चल जाएगा। तो लिखा हुआ है सर्कुलर फ्लोरोसेंट स्क्रीन, ये जिंक सल्फाइड की बनी होती है। लिखा नहीं है तो वहां पे लिख लेना। अच्छा, नीचे वाले में लिखा हुआ है, नीचे वाले डायग्राम में लिखा हुआ है जिंक सल्फाइड स्क्रीन। इसकी खास बात क्या है, जैसे अल्फा पार्टिकल टकराएगा ये स्पार्क करेगी, हमें तुरंत पता चल जाएगा कि वहां पे अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक किया हुआ है। इसी नीचे वाले डायग्राम में देखो लिखा हुआ है गोल्ड फॉइल टारगेट अबाउट 10⁻⁻8 मीटर थिक। क्या इसका अरेंजमेंट समझ में आ गया कि इसका अरेंजमेंट कैसा था? अब जब इसने एक्सपेरिमेंट किया तब इसने देखा कि यहां से अगर 1 लाख अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, कितने? 1 लाख, तो उसमें से एक ही पार्टिकल ऐसा होता है अल्फा पार्टिकल जो कि टकरा के 180 डिग्री में वापस आ जाता है, बाकी सब तो इधर उधर निकल जाते हैं। 1 लाख में से सिर्फ एक ही पार्टिकल ऐसा होता है जो कि टकरा के 180 डिग्री वापस होता है। ये वाले डायग्राम में देखो, आपको दिख रहा होगा अल्फा पार्टिकल गए, एटम से टकरा रहे हैं, कोई इधर जा रहा है कोई सीधे ले जा रहा है, बीच का एक ही है जो कि टकरा के वापस अंदर की तरफ, मतलब 180 डिग्री टर्न मारा है। कितने पार्टिकल ने? 1 लाख में से एक। अब आप एक बात बताओ कि मान लो यहाँ पे एक विंडो है, उसमें से मैंने 1 लाख पत्थर उस साइड फेंके, उसमें से 99,999 जो है पार चले गए, बस एक ही जो है वो वापस आ गया। इसका मतलब यहाँ बीच में बहुत छोटा सा कुछ ऑब्स्टेकल है जिससे टकरा के वो पत्थर वापस इधर आ गए, बाकी जगह क्या है? पूरी खाली। तो वैसे ही उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि जो एटम है ना वो 99.9999% क्या है? अंदर से खाली है, बस उसके बीच में कोई एक ना बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चीज है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी कैसे हैं? पॉजिटिव, और अंदर में पॉजिटिव चीज है तभी तो उसको जाके रिफ्लेक्ट करके वापस से इस डायरेक्शन में आ गया। अगर वो निगेटिव होती जाके उससे मिल जाता, लेकिन वापस क्यों आया? क्योंकि वहां पे भी पॉजिटिव कुछ रखा हुआ है। तो ये सब इसके ना कंक्लूजन्स थे, बाद में पता चला कि हाँ सही है, बहुत सारी चीजें इसने सही बताई थी। तो देखो यहां से बहुत सारे पार्टिकल गए, एक एटम के अंदर से निकले, कुछ तो रिफ्लेक्ट हो गए, लेकिन एक ही था जो इस तरफ में आया। इसका मतलब इसकी 99.99% जगह खाली है, बस अंदर में बहुत छोटा सा हिस्सा है जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अच्छा, हम सब किसके मिलके बने हुए हैं? एटम के मिलके बने। भाई हम किससे मिलके बने हैं? एटम से ही तो मिलके बने हैं, और हर एटम अंदर से 99.9999% खाली है, तो हम लोग भी 99.99% खाली हैं। यही रियलिटी है, हम लोग भी 99.99% खाली है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हाँ, कैसे पॉसिबल नहीं है? हाँ भले बहुत डेलिकेट है लेकिन हो जाता है हैंडल। हैंडल किया उसने भाई, एक्सपेरिमेंट किया है ये। हमें लग रहा है कि भाई बहुत डेलिकेट है, टूट टूट जाएगी, बट समहाउ ही मैनेज्ड। अब जैसे भी उसने मैनेज किया, हमको उसमें नहीं जाना है पीएचडी में, मैंने बताया ना, हमको हमारा पास, हमें पास होना है बस। उसने किया एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो देखो आपको पता है अभी उसके ऊपर स्टडी चल रही है कि अमेरिका में कोई डॉक्टर बैठा है, वो यहाँ इंडिया में किसी पेशेंट का ऑपरेशन कैसे करेगा, सर्जरी कैसे करेगा। यहाँ पे कौन करेगा? रोबोट करेगा ना। वहां पे वो क्या करेगा? जैसे जैसे मूव्स करेगा, यहाँ पे रोबोट भी वैसे वैसे मूव्स करेगा। तो अभी जो एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, पता है वो किस पे चल रहे हैं? जो अंगूर होता है ना, अंगूर, उसके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। वहां से डॉक्टर बैठा होता है और रिमोटली यहाँ पे जो रोबोट है ना, उस अंगूर को एकदम डेलिकेसी के साथ में कट करेगा, अंगूर का जो छिलका होता है उसको निकाल के दिखाता है, इतना डेलिकेसी के साथ। तो जो ये सब कुछ इंटरनेट से चल रहा है पूरा, दूर बैठा है ना तो नेट से ही कमांड भेज रहा है, तो कितना रियल टाइम में होता है। और ये सब डॉक्टर के सामने स्क्रीन लगी हुई है, वो स्क्रीन में देख के, ग्लव्स पहना हुआ है उसने कुछ स्पेशल, और वो सब कुछ कर रहा है। अंगूर के छिलके निकालना है उनका पहला काम यही है, और उसको एकदम सक्सेसफुली कर रहे हैं। कितना डेलिकेट काम है, क्योंकि यहाँ पे स्टील के औजार होते हैं सब, तो डेलिकेसी पॉसिबल है, कर लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो ये सब, इसके नीचे इसका पूरा थ्योरी लिखा हुआ है कि ये जो एस है वो क्या है? एक रेडियो एक्टिव सोर्स है, यहाँ पे अंदर में 83 है, ये B3 जो लिखा हुआ है 83 BI 214 बिस्मथ है ये,
contained in a lead cavity, the alpha particles emitted by the source are collimated into a narrow beam with the help of lead slit, इसको collimator कहते हैं। उसके बाद ये उससे जाके टकराएगी और ये कुछ होगा, ये सब कुछ लिखा हुआ है जो मैंने आपको बता दिया। द अल्फा पार्टिकल, सबसे आखिरी पैराग्राफ, द अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूसेस ब्राइट फ्लैश ऑन द जिंक सल्फाइड स्क्रीन, दीज आर ऑब्जर्व्ड इन द माइक्रोस्कोप। ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है, कुछ नया नहीं है इसमें। अब इसके बाद नेक्स्ट आप लोग पेज पलटेंगे और ऑब्जर्वेशंस में जाएंगे। ये है बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन। अब इस ऑब्जर्वेशन से हमको क्या क्या पता चला, यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है। अब देखो क्या हुआ कि कुछ पार्टिकल्स ऐसे गए इस डायरेक्शन में और इसी डायरेक्शन में वापस आ गए, मतलब इनमें कितना डिफ्लेक्शन हुआ, 180 डिग्री। इस वाले का डिफ्लेक्शन हुआ 180 डिग्री। और ऐसे कितने पार्टिकल का हुआ 1 लाख में से? एक नहीं, सिर्फ एक। क्या बोलेंगे? सिर्फ एक। अब आप खुद बताओ, यहां पे क्योंकि ना बहुत पॉजिटिव यहाँ पे इसका न्यूक्लियस था, अब जो पॉजिटिव यहां से जा रहा था, ये देखो यहां से इसने इसको देखा तो इसमें बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन हो जाता है। इसको मैंने बहुत ज्यादा डिस्टेंस में बताया कि मान लो वो ये है, तो देखो ये जो भी ये इधर से जा रहा है तो इसमें भी देखो ये ऐसा डिफ्लेक्शन हो जाएगा, उसको पार नहीं कर पाएगा। इसके ऊपर वाला जो होगा इसमें ये थोड़ा सा और आगे निकल जाएगा, इसमें ऐसा डिफ्लेक्शन होगा। इसके ऊपर वाला जो होगा वो तो अरे ठीक है चल ऐसे निकल जाएगा। ये पॉजिटिव है तो कुछ ना कुछ रोल तो प्ले करेगा। तो ये जो बहुत ज्यादा, जो एकदम इसके लाइन के साथ आ रहा था ये तो वापस चला गया, ये थोड़ा सा ऊपर होगा, इसमें उससे 180 से कम डिफ्लेक्शन हुआ। और जो बहुत ऊपर से जाएगा वो तो सीधा निकल जाएगा, उसके ऊपर कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो जो जितने पास से गुजरेगा न्यूक्लियस के, उसमें उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। अरे आप खुद देखो, अगर आप सीधे सीधे जा रहे थे, सड़क पे कुत्ता दिख गया, अचानक से सामने आया, तो आप यू टर्न मार के आ जाओगे। लेकिन अगर वो सड़क के दूसरे छोर पे और आप रोड के बीच से जा रहे हो, तो आप क्या करोगे? थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाओगे, रोड के दूसरे किनारे से आप निकल जाओगे। होगा या नहीं ऐसा? तो वैसे ये हुआ कि जैसे ये इसके बिल्कुल लाइन में जा रहा था तो ये वापस 180 डिग्री पे आया। इसमें थोड़ा सा दूर है तो ये क्या करेगा, ये थोड़ा सा कम एंगल के साथ में डिफ्लेक्ट हुआ। जो बहुत दूर है वो तो सीधा निकल जाएगा। दूसरी गली में है कुत्ता, तो आप क्या करोगे? सीधे निकल जाओगे। तो ये सीधे निकल गया। तो यही आप लोगों को ना डायग्राम, इसका ग्राफ ये अगले पेज में बना हुआ है, ये आप लोगों को बनाने के लिए बोलता है, और इसको मैंने अधूरा बनाया है जानबूझ के। इसमें देखो नीचे जो है आपको स्कैटरिंग एंगल दिख रहा है, स्कैटरिंग एंगल 0 डिग्री से लेके 140 डिग्री, लेकिन होना कहां तक के चाहिए? 180 डिग्री तक के। डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है? 180 तक के हो रहा है ना। तो उसमें अब आप क्या काम करेंगे? पेन से उसको आगे बढ़ाएंगे और उसमें लिखेंगे 160 180। मैं देखो बोर्ड पे बना रहा हूं, वो इतना है, यहाँ पे 140, आप लोग क्या करेंगे? 160 180। डायग्राम यहां से यहां तक के था, इसको यहां से यहां तक के और ले जा देंगे। ये डायग्राम क्या बता रहा है? कितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल है ना, वो कितने एंगल पे स्ट्राइक कर रहे हैं। अब देखो इसका 99.9% हिस्सा खाली है, तो मैक्सिमम तो सीधे सीधे निकल जाने वाले हैं। तो देखो इसमें डिस्टेंस स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स 10 टू द पावर 7 के आसपास जो है ना, वो तो 0 डिफ्लेक्शन होगा उनमें। देखो 0 डिफ्लेक्शन। 1 लाख में से 99,000 तो ऐसे होंगे जिनमें कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं होगा, वो सीधे निकल गए। ये ग्राफ पूछता है कि ग्राफ बनाइए स्कैटर्ड एंगल और स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स के बीच में। तो देखो 180 डिग्री पे कितने स्कैटर हुए? बहुत कम, ऑलमोस्ट 1। लेकिन बिना डिफ्लेक्ट हुए बहुत सारे चले गए। ये देखो यहां पे स्कैटरिंग एंगल कितना है? 10 डिग्री। उसमें कितने? मान लो 10 टू द पावर 6 डिफ्लेक्ट हुए। यहां पे कितना है? मान लो 45 डिग्री। 45 डिग्री पे कितने डिफ्लेक्ट हुए? 10 टू द पावर मान लो 3। क्यों? क्योंकि ये बहुत छोटा है ना बीच में, तो इस वजह से क्या होगा कि बहुत रेयरली ही इसमें कोई सीधा आके स्ट्राइक करेगा। इसलिए बहुत कम ऐसे होंगे जो कि 1 डिग्री पे वापस जाएंगे। अरे ये मैंने ऐसी रफ लिखा हूं, ये 45 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो गए। अच्छा ग्राफ में भी वैसे लिखा है। हाँ तो यही है ग्राफ,
ग्राफ में आप लोगों को ये सब चीजें नहीं लिखनी है, आपको ना सिर्फ ये देखना चाहता है वो। आप लोग ये 10⁻³ नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा यहाँ पे, लेकिन आपको ये लिख देना है कि ये स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स हैं और नीचे में क्या है, स्कैटर्ड एंगल, स्कैटरिंग एंगल SK, ये वो एंगल है। ये यही बता रहा है कि बहुत कम पार्टिकल हैं जो कि 180 डिग्री पे स्कैटर्ड हो रहे हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो कि बिना डिफ्लेक्ट हुए चले जा रहे हैं। देखो 10⁻⁷ पार्टिकल ऐसे हैं जो बिना डिफ्लेक्ट हुए आगे चले गए। बहुत कम पार्टिकल ही ऐसे हैं जो कि 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ये डायग्राम का मतलब समझ में आया? हाँ बस इतना ही है। आज हो जाएगा नहीं, आज एक चैप्टर खत्म। खुश रहने दो 1 घंटे अभी। तो ऑब्जर्वेशंस में देखो, नंबर 1, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल्स। कितने? ऑलमोस्ट 10⁻⁷। इतने पार्टिकल्स तो 0 डिग्री का डिफ्लेक्शन, सीधे सीधे निकल गए, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ओनली अबाउट 0.14% ऑफ इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर बाय मोर देन 1 डिग्री। इतने कम होते हैं जो कि 1 डिग्री से ज्यादा जिनमें डिफ्लेक्शन होता है। थर्ड, अबाउट 1 अल्फा पार्टिकल इन एवरी 8,000 पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट बाय मोर देन 90 डिग्री। ऐसा इसलिए है क्योंकि बीच में ना बहुत छोटा सा न्यूक्लियस है। इन्होंने देखा कि मैं यार इतने सारे पार्टिकल्स फेंक रहा हूं लेकिन एक ही जो है 180 डिग्री पे आ रहा है और मैक्सिमम तो ऐसे जो सीधे निकल जा रहे हैं। आप देखो, अगर मैं आंख बंद करके, यहाँ पे एक खिड़की है, अबीर भैया आप बताइए, यहाँ एक खिड़की है ना, उसके ना मैं आर पार पत्थर फेंकना चाहता हूं, मैं 1 लाख पत्थर फेंका हूं, एक ही पत्थर ऐसा है जो कि टकरा के कमरे में गिर गया, 1 लाख में से एक पत्थर। मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल है कि बहुत कम ऑब्स्टेकल है? बहुत। ये देखो अबीर भैया सब जानते हैं। तो वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि हमने एटम में से अल्फा पार्टिकल्स भेजे, एक ही जो है वापस आया, इसका मतलब ना बहुत कम वहां पे ऑब्स्टेकल है। और वो ऑब्स्टेकल भी कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो पॉजिटिव होगा, उसी से टकरा के वापस आया, बाकी तो सीधे निकल गए। तो ये उसका ऑब्जर्वेशन था। फील आ रहा है कि नहीं इसमें? चलो, इसके बाद लिखा हुआ है इसका एक्सप्लेनेशन, एन अल्फा पार्टिकल इज ओवर 7,000 मोर मैसिव देन इलेक्ट्रॉन। मैंने पिछला क्या बताया था? मोर देन प्रोटॉन बताया था। और आप लोगों को पता होगा कि एक प्रोटॉन जो है उसका मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में? लिखा नहीं? यहाँ तो लिखा था ना मैंने। अरे यहाँ पे लिखा भी तो था मैंने, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। और आपको पता है मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो 1836 टाइम्स होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। मास ऑफ प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन के मास से 1836। तो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बस। तो एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा? इतना ही होगा ना। तो मास ऑफ प्रोटॉन जो है ना 1836 टाइम्स ज्यादा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। इसको यहाँ पे उठा के रख दो तो करीब करीब 7,000 आता है। इसलिए मैंने लिखा कि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज अबाउट 7,000 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको उठा के यहाँ पे रख दोगे तो करीब करीब 7,000 आएगा, एग्जैक्ट तो नहीं आएगा। तो वही मैंने लिखा है, एन अल्फा पार्टिकल इज ओवर 10,000 मोर massive than an electron, and in this experiment alpha particle is traveling at a high speed, therefore very strong force along could have deflected them through large angles. This led Rutherford to postulate that the entire positive charge of the atom must be concentrated in a tiny central core of the atom. तो किसने हमें बताया था ये? रदरफोर्ड ने। थॉमसन का चेला था वो, उसने एक्सपेरिमेंट करके ये बताया। तो वो गया उसके पास में, उसने बोला कि यार एक बात बताओ थॉमसन भैया, जब पॉजिटिव चार्ज पूरे इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर भरा हुआ है तो इतने सारे अल्फा पार्टिकल पार कैसे हो रहे हैं? अल्फा पार्टिकल कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है। अगर वो एटम से पार हो रहा है इसका मतलब अंदर में कोई पॉजिटिव चार्ज इतना ज्यादा है नहीं, एक ही बस टकरा के वापस आया, मतलब पॉजिटिव चार्ज ना बीचों बीच कहीं पे है, सेंटर में। आपको पता है अगर एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा एटम है, फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा, तो उसके सेंटर में जो टेनिस की बॉल रखी होगी ना उतना बड़ा उसका न्यूक्लियस होता है।
तो एटम और उसका न्यूक्लियस कितना ज्यादा साइज का डिफरेंस है, इसलिए तो 1 लाख अल्फा पार्टिकल निकल गए, आर पार हो गए, बस एक ही जो है बेचारा वो फंस गया, न्यूक्लियस से टकरा के वापस आ गया। ये सब उसके कंक्लूजन है, सब आपको समझ में आएगा। इसमें नीचे एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो देखिएगा। Therefore, the trajectory of alpha particles can be computed using Newton's law of motion and Coulomb force of repulsion between alpha particle and gold nucleus. गोल्ड की हमने फॉइल रखी थी इसलिए गोल्ड का न्यूक्लियस। अच्छा, गोल्ड में कितने प्रोटॉन्स होते हैं, उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 79। तो 79 उसके अंदर में प्रोटॉन्स होंगे, तो उसके अंदर चार्ज भी कितना होगा? 79 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वली होता है, पॉजिटिव होता है बस। तो न्यूक्लियस के पास चार्ज कितना है? गोल्ड का जो न्यूक्लियस है उसके पास चार्ज कितना है? देखो, ये हमारा एटम है, ये हमारा उसका न्यूक्लियस है जिसके अंदर में 79 प्रोटॉन्स है। तो इसका चार्ज कितना हो गया? 79 इंटू ई। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हर बार गोल्ड के ऊपर ही हमको वर्क नहीं करना है, हमको तो अलग अलग मटेरियल के ऊपर करना है ना। तो न्यूक्लियस का चार्ज हम कितना लिखेंगे? Z इंटू ई। जेड क्या है? इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मल्टीप्लाइड बाई ई। क्यों किया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही प्रोटॉन का चार्ज होता है, बट पॉजिटिव। तो यहां पे एक बॉडी है जिसका चार्ज है ZE, इससे एक पार्टिकल आके टकराने वाला है जो कि अल्फा पार्टिकल है, और अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज कितना होता है? +2E। तो इन दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स लगने वाला है, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। और दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो कितना होता है? K Q1 क्यू, बोलो ना, अपॉन उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहां पे देखो, एक जो बॉडी है उसके ऊपर चार्ज कितना है? ZE। दूसरी बॉडी के ऊपर 2E अपॉन उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इतना फोर्स उनके ऊपर लगने वाला है। तो उसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। हाँ, यहाँ पे K की जगह पे 1/4πε0 लिखा है, याद है ना? 4π। हाँ चलो, नहीं तो पूछ देते सर, यहाँ तो 4π कुछ लिखा है, वहां आप K लिख रहे हैं। तो K की वैल्यू होती है 1/4πε0। क्या किसी को K की वैल्यू याद है? किसी को ε0 की वैल्यू याद है? -12। यूनिट पूछ लो। क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। के की यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। स्मार्ट। चलो, इसके बाद है, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, लेकिन उसमें ZE और 2E देख लेना। ZE और 2E है, नहीं तो ZE लिख देंगे। ZE है और 2E है। कैसे आया फॉर्मूले में, समझ में आ गया? अब गोल्ड है तो Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 79। अलग अलग मटेरियल के लिए हमको पता रहेगा, वो लिख देंगे हम लोग। वेयर R इज द डिस्टेंस ऑफ फलाना, ये वो, ये सब कुछ चीज छोड़ दो। अब यहाँ पे देखो, नीचे में एक तो गोला बना हुआ है, और गोले के नीचे में फिर लिखा हुआ है एज शोन इन फिगर एन अल्फा पार्टिकल, जिसमें लिखा हुआ है ब्रैकेट में 1, टेंडिंग टू कोलाइड विद द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से टकराने के लिए, शहीद होने के लिए आगे जा रहा था। स्लो डाउन ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस, finally stops and then repelled back. This alpha particle therefore retraces its path, scattering through 180 degree. तो देखो, वहां पे जो गोला बना हुआ है उसके बाद डायग्राम आप लोगों को बनाना है। इसका पाथ कैसा होगा? इसने बोला 180 डिग्री पे ये वापस आ गया है, इसका मतलब ये तो सीधा जाके यहाँ पे टकराने की कोशिश कर रहा था, सीधा सीधा जाके इसके सेंटर से। लाइन सीधी दिख रही है, ये न्यूक्लियस है। अल्फा पार्टिकल जो है इसका नंबर है 1, ये ऐसे जा रहा था और ये ऐसे आ गया, जैसे गए वैसे ही आ गए। रीट्रेसेस इट्स पाथ, क्योंकि ये सीधा जाके न्यूक्लियस की लाइन में था, तो वहां पे बनाओ इसको 1 को, क्योंकि नीचे लिखा हुआ है ना एज शोन इन फिगर एन अल्फा पार्टिकल 1। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है? द अल्फा पार्टिकल 2 and 2 डैश। 2 and 2 डैश।
अरे स्केल स्केल नहीं, ऐसी बनाओ। हाँ पूरा ये जितना मैं बना रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं? हो भी सकता है तो और नीचे बना लेना, भावनाएं समझो बस। अब एकदम पास पास बना देता तो भी समझ में नहीं आता, इसलिए थोड़ा सा दूर दूर बनाया। एक्चुअल में तो पता है ये इतने पास पास होंगे कि यहाँ पे दिखाई भी नहीं देंगे एक्चुअली। हो गया। तो यहाँ पे देखो जो नंबर 1 है वो तो 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो जा रहा है, लेकिन ये जो ऊपर वाले हैं देखो इसका जो डिफ्लेक्शन है थीटा, ये मोर देन 90 डिग्री है। दिख रहा है आप लोगों को? जाते जाते अगर ऐसा चला जाता तो 90 डिग्री होता, लेकिन ये तो 90 डिग्री से भी ज्यादा है, तो इनका डिफ्लेक्शन 90 डिग्री से ज्यादा है। लेकिन जो व्हाइट वाला है उसका जो डिफ्लेक्शन है वो देखिए कैसा है, लेस देन 90 डिग्री एक्यूट। The alpha particles 3 and 3 dash which pass at a distance from the nucleus experiences small repulsive forces and get scattered through small angles. तो जो जितना पास से जाएगा वो उतना ज्यादा उसमें डेविएशन होगा। अब देखो मैक्सिमम ऐसे गुजरेंगे जिनमें ना डेविएशन बहुत कम होगा, वही 10⁻⁷। वो ग्राफ भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, उस ग्राफ को कंप्लीट कर लेना। कंप्लीट क्या करना है, नीचे 160 180 लिख के ग्राफ को आगे बढ़ा देना है। 180 पे तो ऑलमोस्ट एक ही टकराएगा। अभी भी इस ग्राफ की बात कर रहा हूं मैं ना, बना दी ना, थैंक यू यार। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है वी कैन शो दैट द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड पर यूनिट एरिया एट स्कैटरिंग एंगल वेरीज इनवर्सली एज sin पावर 4 एट हाफ थीटा। ये उन्होंने एक्सपेरिमेंटली शो किया था, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, याद करके रखना पड़ेगा। एन थीटा नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड पर यूनिट एरिया, ऊपर लिखा हुआ है, उसी में सब लिखा हुआ है। उसी के जस्ट ऊपर देखो वी कैन शो दैट, एन थीटा के जस्ट ऊपर वाली लाइन में। आप लोगों को कोई मेहनत नहीं करना है, बस सब लिखा हुआ है, बस डायग्राम वायग्राम बना लो। इसको भी मैं बना देता लेकिन कंप्यूटर में बनाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए आप लोग बना लिए। इसको बनाने से क्या याद भी होता है। चलो अब अगला इसमें टॉपिक है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब देखो यहां पे आपको कैसी फीलिंग आ रही है, यहां पे क्या होगा। यहां पे ये हमारा न्यूक्लियस है। आप लोगों को क्या लगता है कि यहाँ पे क्या होता होगा कि ये जो अल्फा पार्टिकल है गया 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 गया, इससे टकराया और वापस से बाउंस बैक होके आ गया, ऐसी फीलिंग आ रही है? नहीं, ये जितना इसके क्लोज जाते जाएगा ना इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स बढ़ता चला जाएगा, इसकी स्पीड कम होती चली जाएगी, होती चली जाएगी, होती चली जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि अभी और आगे नहीं जाएगा और अब रिपल्सिव फोर्स इतना ज्यादा हो चुका होगा वापस इधर। फील हो पा रहा? ऐसा तो नहीं कि इसको टच करके वापस आएगा, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है।
इसको ये कभी टच नहीं कर पाएगा, दोनों के बीच इतना स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स होगा। तो हमको ये पता करना है कि यार कितना पास तक के जा सकता है, वही है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो यहाँ पे हम लोग ये निकालेंगे कि ये कितना पास जा सकता है। ये यहां से यहां तक के गया मान लो, और यहां से ये वापस आ गया फॉर एग्जाम्पल। तो ये जो डिस्टेंस होती है ना, ये वाली डिस्टेंस, इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये हमको फाइंड आउट करना है। अब सोचो अल्फा पार्टिकल के पास जितनी स्पीड होगी, ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच उतनी ही कम होगी। ये जितनी स्पीड होगी भाई उतना ही आगे जाएगा ना ये, और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच उतनी ही कम होगी। हाँ एक मिनट, ये एक्सपेरिमेंट कई बार परफॉर्म किए गए जिसमें हम लोग ना अल्फा पार्टिकल को असलरेट करते हैं। हम लोग के टॉपिक में एक चीज थी साइक्लोट्रॉन नाम की, जिसको हम लोगों ने नहीं पढ़ाया। तो साइक्लोट्रॉन से हम उसको असलरेट कर सकते हैं। हाँ उस दिन कम बच्चे आए थे तो पढ़ा दिया था। अरे मैं आज उसी को पढ़ाऊंगा अब दोबारा। तो हम लोग असलरेट भी कर सकते हैं। तो एक इन जनरल में बात बता रहा हूँ कि अगर उसकी स्पीड ज्यादा होती तो और पास में आता। तो ऐसा है कि ये वेरिएबल है, ये समय के साथ चेंज भी हो सकता है। चलिए आप देखिए, अब थ्योरी है जो मैंने बता दिया आपको। तो ये काइनेटिक एनर्जी से आ रहा था और यहाँ इस पॉइंट पे एग्जैक्टली क्या होगा, इसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगी और पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। क्योंकि अब इसके पास पोटेंशियल है बहुत स्पीड से उस तरफ भागने का। एक गुलेल होती है, मैं उसको खींच रहा हूँ स्पीड से, जैसे जैसे मैं उसको खींच रहा हूँ ना उसकी स्पीड कम होने लगती है, देखना। और वो सारी की सारी एनर्जी उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होती है। इसके बाद अब मैं और नहीं खींच पाऊंगा। जैसे ही छोड़ूंगा तो ये पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक में। तो काइनेटिक एनर्जी यहां से यहां तक की, उसके बाद फिर यहाँ पे इसके पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हुई, काइनेटिक एनर्जी जीरो हुई, उसके बाद फिर से वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अच्छा किसी को याद है क्या पोटेंशियल का फॉर्मूला, के क्यू बाई आर, याद आ रहा है? देखो वही लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस आर नॉट ड्यू टू न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस से आर नॉट के डिस्टेंस पे यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा, उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, के क्यू बाई आर से। अब देखो वहां पे ये क्यू क्या होता है, आप इसके कारण पोटेंशियल निकाल रहे हो ना। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे ना ये एक मैग्नेट रखा हुआ है, एकदम फुद्दू सा मैग्नेट है, और यहाँ पे एक बहुत जबरदस्त मैग्नेट रखा हुआ है, एकदम ताबड़तोड़। ये वाला मैग्नेट दिख ही रहा है, इतना बेहतरीन है, इतना स्ट्रांग है कि ये तो आपके घर से मैग्नेट मतलब लोहे की चीजों को खींच लेगा। अब एक बात बताओ, एक सेम पार्टिकल है, आयरन का पीस है, इसको मैंने यहां पे रखा और सेम उसी पीस को मैंने यहां पे रखा। एक बात बताओ, दोनों में से किस पॉइंट पे इसकी टेंडेंसी ज्यादा है मैग्नेट की तरफ जाने की, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है इस वाले में, क्योंकि इस पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा है। आप एक बात जानते हो कि अगर इसको उठा के पार्टिकल को मैंने यहां पे रख दिया तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी सी कम हो जाएगी क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गई। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कम है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा है, इस पॉइंट पे तो सबसे ज्यादा है। तो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, इस पे। यहाँ क्या है हमें उससे मतलब नहीं है, इस पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं। इस पॉइंट पे पोटेंशियल किसके कारण, इसके कारण। तो वैसे ही इस पॉइंट पे पोटेंशियल किसके कारण, इसके कारण। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल हम कैसे निकालेंगे, के क्यू बाई आर। लेकिन डिस्टेंस को मैंने क्या बोल दिया है, आर नॉट, क्योंकि यही हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, के जेड ई, क्योंकि इसके पास चार्ज कितना होगा, जेड ई, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मल्टीप्लाइड बाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वही चार्ज ऑफ प्रोटॉन भी। तो ये वाला फॉर्मूला वहां पे लिखा हुआ है। अरे वहां एप्सिलॉन की जगह पे कोई करेंसी का साइन लग गया है ना, हाँ उसको करेक्ट कर लेना भाई, नहीं तो हाँ जो भी है वह एप्सिलॉन है, समझ जाना आप लोग। सब कुछ रात में टाइप हुआ है क्योंकि ये नींद में। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एट डिस्टेंस आर नॉट फ्रॉम द न्यूक्लियस। जय को ये सब ज्यादा समझ में आ रहा होगा।
पोटेंशियल एनर्जी, इसका भी फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा हुआ है, आ रहा होगा। तो देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा एक बात बताओ, जब पोटेंशियल एनर्जी तुम निकालते हो तो किसकी निकालते हो? किसी पॉइंट पे निकालते हो कि किसी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी निकालते हो? किसी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी, mgh लिखते हो ना। इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कम होगी, लेकिन इसी की जगह पे अगर एक हाथी रख दूं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, जबकि दोनों सेम हाइट पे हैं। तो पोटेंशियल दोनों का सेम है, जी इंटू एच, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? मास पे। तो mgh, पोटेंशियल कितना है? जी इंटू एच, जी और एच पे डिपेंड करेगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी मास पे भी डिपेंड करती है। वैसी पोटेंशियल एनर्जी देखो कितनी हो जाएगी, ये जो मास आ रहा है इसकी पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट के पोटेंशियल से उसके मास को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग ग्रेविटेशन में, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? उसके चार्ज से। तो इस अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना है? 2e। तो यहाँ पे जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है ना वो कितनी है? k। मतलब इसके पोटेंशियल, इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है उसको इस बॉडी के चार्ज से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है? gh, हम उसको इस पेन के मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो पेन की पोटेंशियल एनर्जी, बॉटल के मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो बॉटल की पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे देखो इस अल्फा पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, यही पोटेंशियल एनर्जी बाद में काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने वाली है। तो इतनी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, बेचारा जब वो चला आ रहा था यहां से, तब उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी रही होगी। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं? हाफ mv स्क्वायर से। यही एनर्जी तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। जब ये इससे बहुत दूर था, इसके पॉजिटिवनेस का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, इसका कोई इफेक्ट नहीं था, तब इसके पास क्या थी? सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। कि जैसे जैसे पास आया तो इसकी स्पीड कम होने लगी, और वही वही क्या हो रही है? इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। यहां आते तक के मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हो गई, इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। तो जितना भी इसके पास काइनेटिक एनर्जी था, हाफ mv स्क्वायर, पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो गया? पोटेंशियल एनर्जी में। ये पूरा का पूरा इसमें कन्वर्ट हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी एट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, उसके बाद तब इसको वापस जाना है, मतलब वेलोसिटी 0 हो गई, सारी काइनेटिक एनर्जी सारी की सारी पोटेंशियल में कन्वर्ट। तो दोनों देखो, दोनों को मैंने इक्वेट करा दिया। दोनों को इक्वेट कराने के बाद में अब सब कुछ कटवट जाएगा, और आखिरी में आपके पास क्या बचने वाला है? आर नॉट। आर नॉट की यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी आपको। यहाँ पे आर नॉट किधर गया? हाँ, इसको जो हम लोगों ने लिखा है इसमें जो आर नॉट था ना, वो यहाँ लिखना छूट गया है, तो आप लोग लिख लेना। भाई ये पोटेंशियल एनर्जी को लिखा है ना मैंने यहाँ पे, ऊपर देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन उसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते टाइम आर नॉट नहीं लिखा हुआ था, तो उस आर नॉट को भी इस ब्रैकेट के बाजू में लिख लो। एक मिनट, क्या हुआ है? हाँ, आर नॉट की जगह हाफ mv स्क्वायर लिखा आ गया है। तो उसको देखो क्या करना है, जिनको समझ में नहीं आ रहा है, ये ऊपर पोटेंशियल एनर्जी लिखा है, ये नीचे काइनेटिक एनर्जी लिखा है, दोनों के फॉर्मूले भी लिखे हैं ना, तो दोनों को यहाँ पे इक्वेट कर देना है, फॉर्मूले उठा के कॉपी पेस्ट करना है। नहीं समझ में आ रहा? यहाँ पे देखो धोखे से क्या लिखा गया है? ZE 2E अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये लिखा गया है हाफ mv स्क्वायर ऊपर, लेकिन देखो फॉर्मूले में यहाँ पे क्या है? उसकी जगह पे आर नॉट है, तो इसको काट के इसकी जगह पे क्या लिख लो? आर नॉट। वो टाइपिंग मिस्टेक है, पता नहीं कौन ऐसे टाइप करता है। हाँ, कोई पता नहीं, शायद रात में नींद में किया होगा, जो भी है माफ कर देते हैं उसको। हाँ, उसके बाद देखो नीचे में फिर सब कुछ सही लिखा है, आर नॉट को उस साइड ले गया और हाफ mv स्क्वायर को नीचे लेके आ गया। मतलब उसने नीचे वाला पहले टाइप किया होगा और उसको ऊपर में कॉपी पेस्ट किया होगा, समझ गया? उसके बाद देखो ये आ गया अपना डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। आर नॉट क्या हो जाएगा? जितना पास वो जा सकता है, दैट्स इट। उसके बाद है अगला इम्पैक्ट पैरामीटर।
इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द न्यूक्लियस व्हेन द पार्टिकल इज फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। यहाँ पे देखो, ये जो सब हम लोग बना रहे थे, ये यहाँ पे ये सेंटर लाइन जिसके ऊपर इसका डिफ्लेक्शन कितना हो जाता है 180 डिग्री, इससे ये वाली जो डिस्टेंस होती है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इम्पैक्ट पैरामीटर। बस आपको ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर लाइन से किसी अल्फा पार्टिकल का जो पाथ है उसकी जो डिस्टेंस होती है उसी को हम क्या कहते हैं? इम्पैक्ट पैरामीटर कहते हैं। हाँ, ये इस वाले के लिए इम्पैक्ट पैरामीटर अलग है, इस वाले के लिए इम्पैक्ट पैरामीटर अलग है, इसके लिए इम्पैक्ट पैरामीटर अलग है। इसका हम लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है, वो क्या है? B इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 अपॉन काइनेटिक एनर्जी। और जिनको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद नहीं रहता, बाजू में लिख दिया गया है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो ये वाले डायग्राम में देखो, आप लोग देख सकते हो, एक छोटू सा टारगेट न्यूक्लियस दिख रहा है, उसकी तरफ कोई एक पार्टिकल आ रहा है, सबसे नीचे वाला, और बाकी जो उसके ऊपर के दिख रहे हैं, देखो वो डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं। तो उनकी जो डिस्टेंस है ना, हर एक की अलग अलग होगी, तो हर एक का अलग अलग इम्पैक्ट पैरामीटर होगा, ठीक है? और वो स्ट्रांगली किसके ऊपर डिपेंड करता है? थीटा के ऊपर, थीटा बाई 2 के ऊपर। चलिए, तो ये उसका इम्पैक्ट पैरामीटर है। इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, बुक्स में भी नहीं मिलेगा, सीधे लिख दिया है कि ये इम्पैक्ट पैरामीटर होता है। तो ये फॉर्मूला हम लोगों को याद रखें, सीधा इसके ऊपर सीधा न्यूमेरिकल आएगा कि बताओ इम्पैक्ट पैरामीटर कितना है। पूरा चैप्टर खत्म करके जाएंगे ना? चलो बहुत बढ़िया। ऐसा मत बोलो फिर, क्या पता नुकसान हो जाए तुम्हारा। चैप्टर खत्म करके जाना है ना? अभी कोई लग रहा है ना ये पूरा चैप्टर है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखो, रदरफोर्ड्स एटम मॉडल। उसको प्लीज ध्यान से पढ़ो, उसमें से कुछ चीजें समझ आएंगी, कुछ नहीं आएंगी, उसको देखते हैं। एटम के अंदर सब कुछ खाली है, बहुत एक छोटा सा न्यूक्लियस है जिसके अंदर सारे के सारे प्रोटॉन भरे हैं, और हर प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से करीब करीब 1836 टाइम्स ज्यादा है। इसका मतलब पूरा मास एटम का कहाँ है? न्यूक्लियस में ही, सेंटर पे ही है। छोटे मोटे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं हल्के फुल्के, उनका मास तो हम काउंट भी नहीं करेंगे। जब एटम का ही साइज किस ऑर्डर का है, 10⁻⁻10 का, तो उसका जो न्यूक्लियस है वो तो और भी बहुत छोटा है, तो वो 10⁻⁻15 मीटर। जैसे हम लोगों ने 10⁻⁻10 को एंगस्ट्रम बोल दिया था कि ये 1 एंगस्ट्रम है, तो 10⁻⁻15 मीटर को मैं क्या कहूंगा? फेम्टोमीटर। गुड, इसको हम लोग फेम्टोमीटर कहते हैं। 10⁻⁻10 मीटर को 1 एंगस्ट्रम, 10⁻⁻15 को 1 फेम्टोमीटर। उसमें कहीं लिख लो, क्या पता कहीं कुछ फंस जाए। The atomic nucleus is surrounded by a number of electrons. As the atom is electrically neutral, the total negative charge of electrons surrounding the nucleus is equal to the total positive charge on the nucleus. Latest theory के हिसाब से हमको सब पता है। These electrons revolve around the nucleus in various circular orbits. The centripetal force required by electron for revolution is provided by electrostatic force of attraction between the electrons and the nucleus. हम लोग जानते हैं जब भी एक सर्कुलर मोशन होता है, यहाँ पे ओमेगा जो है ना वो कांस्टेंट है, ओमेगा जो है कांस्टेंट है, इतने ही राउंड पर सेकंड की स्पीड से वो रोटेट कर रहा है। तो इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट होगी या वेलोसिटी चेंज होगी? भाई ये एंगुलर वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी फॉर्मूला है ना उसका, v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर। तो लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है कि चेंज होती है?
वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन देखो हमेशा चेंज हो रही है। इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन है ऐसी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन है ऐसी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन है ऐसी। यानी कि वेलोसिटी चेंज हो रही है कि सेम है? वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर का मतलब होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, दोनों में से कोई एक भी चेंज हुआ मतलब वो क्वांटिटी चेंज हो गई, चेंज हो गई। तो वेलोसिटी टाइम के साथ में चेंज हो रही है। टाइम के साथ में वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी का चेंज क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन कहलाता है। यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है। भाई वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब वहां पे एक्सेलरेशन है। और एक्सेलरेशन क्या है? एक धुआं है। और अगर धुआं है तो वहां पे क्या होगी? आग होगी, पॉल्यूशन होगी। तो जो F इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन है ना, ये धुआं है। अगर ये आपको दिखा, इसका मतलब आग है वहां पे, कोई ना कोई फोर्स जरूर है। तो यहाँ पे कोई ना कोई फोर्स जरूर है जो उसकी वेलोसिटी को चेंज कर रहा है। एक्चुअली वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। वो जो फोर्स होता है ना, वो होता है ये सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स यही रिस्पॉन्सिबल होता है इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करने के लिए। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअली ये क्या होता है, जैसे कि आपने एक धागे को रस्सी से बांध दिया, नहीं धागे को रस्सी से नहीं, पत्थर को रस्सी से बांध दिया, अब रोटेट कर रहे हैं तो उस रस्सी में या धागे में एक टेंशन आ जाता है। वो टेंशन क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स है। जैसे कि अर्थ और सन के बीच में भी एक फोर्स सेंट्रीपिटल, वो क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। यहाँ पे तो ये भी एक चार्ज है, ये भी एक चार्ज है, तो दोनों के बीच में वेरी गुड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ना, वही सेंट्रीपिटल फोर्स है। यहाँ पे वही रिस्पॉन्सिबल है इसको एक सर्कुलर ऑर्बिट में होल्ड करके रखे रहने के लिए। तुम लोग थे कहाँ? हाँ, तो अलग अलग ऑर्बिट में रोटेट करता है। सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन फॉर रिवॉल्यूशन इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द, उसके नीचे अंडरलाइन कर देना। ठीक है, तो आपको पता ही इतना बैलेंस्ड चल रहा है। अच्छा, इसको तो अंदर घुस जाना चाहिए यहाँ पे जब एक फोर्स लगा है। सेंट्रीफ्यूगल भी लगता है यहाँ पे, सेंट्रीफ्यूगल भी लगता है, जो कि एक स्यूडो फोर्स है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। दोनों इतने परफेक्ट बैलेंस में होते हैं ना कि ये अपने एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता रहता है। दोनों में से एक भी गया, आप यहाँ से धागे को काट दो, पत्थर निकल जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, चला जाता है ना। सेंट्रीपिटल हटा तो सेंट्रीफ्यूगल के कारण वो बाहर निकल जाएगा। तो ये दोनों का बैलेंस है जो उसको एक सर्कुलर ऑर्बिट में रखे रहता है। चलो आगे चलते हैं। एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। तो रदरफोर्ड भैया ने हमें ये बता दिया कि न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ ऑर्बिट कर रहा है कौन? इलेक्ट्रॉन। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल वो चारों तरफ मूव कर रहा है। तो अगर वो चारों तरफ मूव कर रहा है तो उसके ऊपर भी एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा, एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होता है? एम आर ओमेगा स्क्वायर। आप लोग जानते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? एम आर ओमेगा स्क्वायर या एम वी स्क्वायर बाई आर। ये फॉर्मूला कैसे आया? v इज इक्वल टू ओमेगा आर। तो यहाँ पे ओमेगा की जगह पे क्या पुट कर देना? v बाई आर। तो v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का स्क्वायर इस आर से कट जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई आर बच जाएगा। दोनों सेम फॉर्मूले हैं, तो हम लोग एम वी स्क्वायर बाई आर का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो देखो डायनेमिकली स्टेबल होने के लिए, ये मैं बात कर रहा हूं किसके लिए? एक हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूं। यहां पे देखो अगर हाइड्रोजन का एटम है तो उसके लिए Z की वैल्यू कितनी होगी? 1। इसीलिए ना वहां पे फॉर्मूले में देखो आपको, देखो देखो ध्यान से देखो कि ये हाइड्रोजन का एटम है, यहां पे एक ही प्रोटॉन होता है और इसके चारों तरफ कौन घूम रहा है? एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में फोर्स कितना रहेगा? पहले तो आएगा K, इसके ऊपर चार्ज कितना? एक इलेक्ट्रॉन के बराबर। इसके ऊपर भी चार्ज कितना? एक इलेक्ट्रॉन के बराबर। और दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। इसीलिए वहां पे मैंने क्या लिखा है, कहा गया? हाँ, ये वाले फॉर्मूले में देखो ई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इससे पहले जब हम लोग पढ़ रहे थे ना, तो यहाँ पे कोई और गोल्ड का न्यूक्लियस था। तो गोल्ड में तो भैया नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं? 79। अभी हम Z बोल रहे हैं, तो हमने क्या लिखा था? Z इंटू ई। और कौन उसकी तरफ आ रहा था? अल्फा पार्टिकल, जिसका चार्ज कितना था? 2e। इसलिए यहां हमने 2e लिखा था। इस केस में क्या है? हाइड्रोजन का एटम है, उसके अंदर एक ही प्रोटॉन होता है
यहां मैंने लिख दिया है हाइड्रोजन एटम जिसके लिए Z की वैल्यू है 1, उसके नीचे अंडरलाइन कर लेना Z की वैल्यू 1, और 2E नहीं लिखे क्योंकि इस बार अल्फा पार्टिकल नहीं है। ऊपर हेडिंग किसकी है? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? E। तो देखो दोनों को इक्वेट कर दिया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स को। तो इससे आपको क्या मिला? mv² = E²/4πε0, ये वो मिला। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट हाफ mv² होता है। यहां से देखो, यहां पे ध्यान दो, Fc = Fe। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होता है? mv²/r, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा? KEE/r²। वो मैंने यहां पे लिख दिया। तो यहां से mv² की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। r को उस तरफ भेज देना, अगर आपने r को उस तरफ भेजा तो आपको mv² की वैल्यू मिल जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ mv²। mv² की वैल्यू तो पहले ही निकाल चुके हो आप लोग ऊपर में ये, और काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ mv²। तो इसको 2 से डिवाइड कर दो तो हाफ mv² मिल जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? E² दिस मच, 8πε0r। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है किसी इलेक्ट्रॉन की किसी ऑर्बिट में? वैसे निकालते, देखो U = K, दोनों चार्ज, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, डिवाइडेड बाय दोनों के बीच की डिस्टेंस। ये उनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोल रहे हैं ऊपर वाले में? अच्छा, हमने ऊपर वाले में माइनस क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वहां पे हम दोनों को ना इक्वेट कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। किसमें? देखो ऊपर मैंने क्या किया, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल किया है। दोनों का मैग्नीट्यूड की जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, सॉरी जितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा उतना ही क्या होगा उसका? ये वाला फोर्स होगा दोनों का। अच्छा अरे तुम एक बात बताओ, यहाँ पे ये है, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इस डायरेक्शन में लग रहा है ये पिटल, ये इसकी वैल्यू कितनी है? -KEE/, चलो तुम ही लोग की बात मानता हूं ना, r²। ये कितना है? mv²/r। अब इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं? mv²/r प्लस, मतलब दोनों फोर्स इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि तब ये डायनेमिक बैलेंस है ना। तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा? डायनेमिकली बैलेंस कब होता है? जब नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो? 0 हो। और नेट फोर्स 0 मतलब ये और ये आपस में इक्वल होंगे ना। तो देखो mv²/r प्लस -KEE/r² = 0, ये माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा। हमको बहुत ज्यादा पीएचडी नहीं करना है, सीधा सीधा भाई, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ये, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, बात खत्म। तो यहाँ पे हमने दोनों को इक्वेट कर दिया था। अब देखो नीचे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हो तो उसमें तो माइनस साइन के साथ लिखना पड़ेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? -E²/4πε0r। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन एटम के अंदर चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल भी होगी। काइनेटिक क्यों होगी? क्योंकि गोल गोल घूम रहा है। और पोटेंशियल क्यों होगी? क्योंकि वो दूसरे चार्ज के पास में है, एक दूसरे चार्ज के पास में है, तो उसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी भी होगी ना। एक बात बताओ, अगर ये गोल गोल रोटेट नहीं हो रहा होता तो सीधा जाके इसमें घुस जाता ना। क्यों घुस जाता? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, घुस जाता है। इसमें पोटेंशियल है इसके पास, ये देखो इसके पास पोटेंशियल था, ये नीचे चला गया। लेकिन अगर मैं इसको एक रस्सी से बांध के गोल गोल घुमाते रहूं, नीचे क्यों नहीं जा रहा है ये? इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी है, उसकी वजह से ये क्या है, नीचे नहीं जा पा रहा है। तो इसके पास ना काइनेटिक एनर्जी है क्योंकि ये मूव कर रहा है, और पोटेंशियल क्यों है? क्योंकि ये एक दूसरे चार्ज के पास में है, तो इसके पास पोटेंशियल है अभी उसको जाके टकराने का। तो इसके पास दोनों टाइप की एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी भी, पोटेंशियल एनर्जी भी। काइनेटिक एनर्जी को अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला निकाला ये, पोटेंशियल एनर्जी का भी आप लोगों ने फॉर्मूला निकाला ये। तो टोटल एनर्जी के लिए दोनों को ऐड कर दोगे और टोटल एनर्जी आ जाएगी आपके इलेक्ट्रॉन की, कितनी होगी वो? -E²/8πε0r। अब यहाँ पे एक बहुत खास बात, इसकी एनर्जी निगेटिव कैसे आ सकती? नहीं, एनर्जी जो है उसकी कोई वो भाई कोई वेक्टर क्वांटिटी थोड़ी ना है, डायरेक्शन वायरेक्शन। तुम इधर जा रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी जितनी है, इधर जाओगे तो भी उतनी ही है, उसमें कोई डायरेक्शन थोड़ी ना है।
कहाँ किसी को एनर्जी दे रहा है? किसी को नहीं दे रहा है। देखो उसका नीचे मैंने एक रीजन लिखा हुआ है, हेंस द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज नेगेटिव, इज नेगेटिव। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। जैसे कि ये अर्थ है, हमारी अर्थ, इसके पास में ये कोई मास है, पता है इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? -g इसका मास अपॉन इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। ये उसकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? क्या? सॉरी आर स्क्वायर लगा लिया, नीचे में आर। तो नीचे में आर, हमको मेन किस पे ध्यान देना है? निगेटिव के ऊपर। निगेटिव और पॉजिटिव। एक बात बताओ, जैसे कि तुम्हारा कोई दोस्त है, अच्छा वो अभी पेटीएम का ऐड देख रहे हो क्या, जिसमें वो 5 उसकी गाड़ी ठोक देता है तो वो बोलता है कि 5,000 रुपए लगेंगे तभी इसको छोड़ूंगा, वो पेटीएम उसका चलता नहीं है। तो जो बेचारे का दोस्त है ना, वो -5,000 के डेट में, उसको अगर उससे छुड़ाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा? 5,000 पे करना पड़ेगा। तो पता है निगेटिव एनर्जी का यही मतलब होता है, वो बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है, कि किसी के साथ ना बंधी हुई है वो। यहाँ पे नेगेटिव साइन हमको ये इंडिकेट करता है वो किसी के साथ ना बाइंड है। सिंपल इसका ये लॉजिक, जैसे कि देखो नेगेटिव साइन दिखता है ना जब भी हमको फोर्स में, तो वो अट्रैक्टिव होता है। एक पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कैसा लगता है? अट्रैक्टिव फोर्स लगता है ना। और फोर्स की वैल्यू कैसी आती है? नेगेटिव आती है। तो नेगेटिव फोर्स हमको क्या दिखाता है? अट्रैक्शन। तो यहाँ पे भी नेगेटिव एनर्जी क्या दिखा रही है हमको? बाइंडिंग एनर्जी दिखा रही है। ये एक दूसरे के साथ बाउंड है। अगर देखो एक सैटेलाइट है, वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, उसके पास जो एनर्जी होती है वो नेगेटिव एनर्जी होती है। अगर आप चाहते हो कि अर्थ के बंधन से वो बाहर चला जाए, तो उसको ना जितनी उसकी नेगेटिव एनर्जी उतनी पॉजिटिव एनर्जी दे दो, तो क्या हो जाएगा? उसकी एनर्जी 0 हो जाएगी और अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से चला जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी का यही मतलब होता है, ये एक बाइंडिंग एनर्जी होती है। ये एनर्जी उसको चाहिए कि वो ऑर्बिट से फ्री होके बाहर जा सके। जैसे पेटीएम वाले में -5,000 की बाइंडिंग एनर्जी थी, वो छोड़ नहीं रहा था उसकी गर्दन, लेकिन जैसे ही 5,000 मिले उसने उसको छोड़ दिया। तो नेगेटिव एनर्जी क्या बताती है? ये बाइंडिंग एनर्जी, कि किसी दूसरे बॉडी के साथ में ये बाउंड है, उतनी एनर्जी इसको दे दो तो वो उससे फ्री हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है देखो बेचारे इसके चक्कर लगा रहे हैं ना, क्योंकि उसकी एनर्जी नेगेटिव है। नेगेटिव साइन का ये इन्फ्लुएंस है। एक्चुअल में एनर्जी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होती है। नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है? हाँ, तुम्हारे बैंक में या अकाउंट में दिखा रहा है -500 रुपीज। कभी देखे हो क्या -500 रुपीज का नोट? हमेशा पॉजिटिव ही देखते हो। वो माइनस साइन क्या दिखा रहा है? क्योंकि ना तुमको बैंक को देना है, साइन का यही मतलब है ना। तो वैसे यहाँ पे साइन का क्या मतलब है? कि एक बाइंडिंग एनर्जी है। हाँ, अरे पूरा लिखा हुआ है। Hence the electron is bound to nucleus, that is electron is not free to leave the orbit around the nucleus. वो फ्री नहीं है। उतनी एनर्जी उसको तुम दे दो और वो छोड़। अच्छा तुमको पता है ना, इलेक्ट्रॉन को जैसे एनर्जी मिलती है वो अपर ऑर्बिट में चला जाता है। और एनर्जी दो, और एनर्जी दो, वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है, क्योंकि उसके पास नेगेटिव एनर्जी। चलो तो मेरे ख्याल से यहां तक के सबको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं है, कुछ दिक्कत है, तो एक बार घर जाके फिर से पढ़ना। जहां डाउट होगा मैं उसको रिपीट कर दूंगा। कोई समस्या? चलो अब लिमिटेशंस को डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू द, ध्यान दो, वो अपना पेन उठाने के लिए नहीं उठा कि क्लास डिस्टर्ब ना हो जाए। जब टॉपिक खत्म हो उसके बाद वो उठा है, तो आप लोग को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए ना टीचर को। आप तो सबसे समझदार हैं और क्लास में। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल ईएम थ्योरी, ईएम थ्योरी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन मस्ट, अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं हम लोग? मैंने आपको 3 तरीके बताए थे। बाय ऑसिलेटिंग चार्ज, बाय एक्सेलरेटिंग चार्ज, और तीसरा क्या था? बाय हीटिंग, या आप उसको कोई एनर्जी प्रोवाइड करके आप उसको ईएम वेव बना सकते हैं।
अगर आपने उसको बाहर से कोई एनर्जी प्रोवाइड की। यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो असलरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? भाई उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है ना। भाई सर्कुलर ऑर्बिट में मतलब वेलोसिटी चेंज, डायरेक्शन चेंज हो रही है, मतलब वेलोसिटी है। एक फोर्स लगा है ना उसके अंदर, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब ये असलरेटिंग पार्टिकल है। और जब भी कोई चार्ज असलरेट करता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को निकालेगा ही निकालेगा। ये बात एकदम परम सत्य है। तीन चीजों के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है। तो हमारा प्यारा इलेक्ट्रॉन, क्या ये असलरेट कर रहा है? हाँ, ये असलरेट कर रहा है, क्योंकि उसमें एक अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। और सेंट्रीपिटल फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, असलरेशन आ गया मतलब असलरेटिंग पार्टिकल है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालेगा। क्या इतनी बात आप समझ गए? इससे आपका छोटा सा एक रिवीजन भी हो गया कि तीन चीजों से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है, जिसमें से असलरेटिंग पार्टिकल यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है। अब सोचो वो इलेक्ट्रॉन बेचारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को निकाले पड़ा है, तो उसकी एनर्जी कम होगी या नहीं होगी? ऑब्वियसली कम होगी यार। और जब उस बेचारे की एनर्जी कम हो जाएगी तो क्या वो उतनी स्पीड से रोटेट कर पाएगा? नहीं। अगर उसकी स्पीड कम हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, जो कि रिस्पॉन्सिबल है उसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए, mv²/r, अब वेलोसिटी कम हो गई तो ये तो बेचारा पास आते जाएगा, पास आते जाएगा, क्योंकि ये फोर्स तो कांस्टेंट है, ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना। अब ये फोर्स कम हो रहा है तो ये तो आते 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 इसके ऊपर चिपक जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिल गए तो वो तो एटम का ही कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, खत्म हो जाना चाहिए। क्या हम लोग अभी तक खत्म हुए? नहीं। तो रदरफोर्ड से जब पूछा गया तो वो भी हंस दिया, जैसे आप लोग अभी हंस रहे हैं। लेकिन उसने ये भी बोला यार इतना मैंने कर दिया, थोड़ा बहुत आप लोग भी करो। तो ये स्कोप हमारे लिए उसने छोड़ा है। तो हम लोग देखेंगे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। बाद में बोहर भैया बताएंगे हमको, वो आएंगे और फिर वो अपनी थ्योरी देंगे कि ये ऐसा इसलिए हो रहा है। वो सीधे डंके की चोट पे बोल देगा ऐसा नहीं होता है, खत्म। वो आके बोल देगा कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालेगा, हाँ निकालता है, तो उसकी एनर्जी कम क्यों नहीं हो रही? नहीं होती। उसने बोल दिया कि ये ना बहुत स्पेशल ऐसी ऐसी लोकेशन है जहां पे अगर इलेक्ट्रॉन मूव करे तो वो कितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकाले उसकी एनर्जी खत्म नहीं होगी। जब उससे पूछा गया क्यों, तो उसने भी क्या किया, दांत दिखा दिया। लेकिन इसका आंसर फिर आगे चल के डी ब्रॉगली भाई साहब देंगे। यार वो जो बोल रहा था ना वो बिल्कुल सही कह रहा था। बोर ने क्या किया, कुछ एक्सपेरिमेंट किए तो उसको पता चला कि ऐसा होता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है उसको नहीं पता। तो आंसर ना बाद में डी ब्रॉगली भैया देंगे, ठीक है। चलो फिलहाल तुम इसके ऊपर आते हैं। तो पहला वाला पॉइंट प्लीज ध्यान से पढ़िए। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल ईएम थ्योरी द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन मस्ट रेडिएट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्योंकि वो एक्सेलरेट हो रहा है। और जब रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज करेगा कंटिन्यूअसली, इट मस्ट स्पाइरल इनवर्ड एंड फाइनली फॉल इनटू न्यूक्लियस। तो ये जो पहला वाला हमने बनाया ना, इसके ऊपर ऐसा डायग्राम बना लेना कि ये जो है ये हमारा न्यूक्लियस है। तो जो इलेक्ट्रॉन है ना उसका पाथ एक्चुअली ऐसा होना चाहिए, वो अपनी एनर्जी को छोड़ते हुए बूम, इलेक्ट्रॉन को कायदे से ऐसे मूव करना चाहिए, क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालेगा, एनर्जी कम होगी तो उसकी स्पीड कम होगी, स्पीड कम। अब देखो मौत का कुआं, उसमें अगर उसकी गाड़ी बंद हो जाए तो क्या होगा? चलता रहेगा क्या? नीचे गिरेगा ना। स्पीड कम हुई नीचे गिरेगा, तो वैसी स्पीड कम हुई ये भी नीचे गिरेगा। लेकिन ऐसा हो ना सका, क्यों नहीं हुआ वो देखेंगे। बट एज मैटर इज स्टेबल वी कैन नॉट एक्सपेक्ट द एटम्स टू कोलैप्स। उसके बाद अगला वाला पॉइंट पढ़ो। उससे क्या समझ में आ रहा है? हाँ,
कैसे पता चला? देखो उसका ना क्या है, मैं आप लोग को बता रहा हूँ, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको मैं आपको रे ऑप्टिक्स के थ्रू समझाऊं, लेकिन उसको इसमें भावनाओं को समझ जाना। एक दिन ऐसा हुआ, बारिश का दिन था, मैं निकला घर से, और जैसे ही मैं निकला तो मुझे रेनबो दिखा। लेकिन रेनबो में ऐसा था, यहाँ पे वी, उसके बाद ना एक ब्लैक स्पॉट था, एक बड़ा सा ऐसा ब्लैक स्पॉट था। तो वायलेट के बाद में फिर मुझको यहाँ पे क्या मिला? इंडिगो मिला, इंडिगो, उसके बाद फिर ब्लैक स्पॉट। क्या ऐसा होता है क्या? ऐसा होता भी नहीं। ऐसा इसलिए नहीं दिखता क्योंकि ऐसा नहीं होता। हमको एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलता है। देखना सातों कलर ना एक साथ चिपके हुए होते हैं, ऐसा कभी नहीं होता कि बीच में ना एक गैप मिलेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ना जैसे जैसे धीरे धीरे कम हो रही है तो उसका कलर भी धीरे 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 चेंज होते रहता है। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर उसका एक अलग कलर होता है, लेकिन वो धीरे धीरे शिफ्ट होता है उसमें, देखना हमेशा। तो ऐसे ही हमने ना इलेक्ट्रॉन के साथ में सोचा। अब देखो जब वो यहां से यहां जा रहा है, मतलब वो कंटिन्यूअसली अपनी एनर्जी को एमिट कर रहा है। देखो समझना, यहां से यहां तक के ना वो कंटिन्यूअसली अपनी एनर्जी को एमिट कर रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे कम हो रही होगी। भाई यहाँ सबसे ज्यादा एनर्जी है उसके पास में, तो जो भी वो एनर्जी को रेडिएट कर रहा है, अभी सबसे ज्यादा एनर्जी को रेडिएट कर रहा है। एनर्जी रेडिएट कितनी करेगा? एच न्यू। कोई भी अपनी एनर्जी ऐसी ही रेडिएट करता है। न्यू, न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। ज्यादा एनर्जी थी तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली उसने ज्यादा एनर्जी को रिलीज किया, और ज्यादा एनर्जी अगर रिलीज किया तो एच तो कांस्टेंट है, न्यू की वैल्यू कुछ होगी। लेकिन अब कम एनर्जी को रिलीज करेगा जैसे ही ये, तो एच की वैल्यू तो कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी चेंज होना चाहिए ना। तो हमें इसका जो स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए, स्पेक्ट्रम में हमको क्या मिलता है? वेवलेंथ। वेवलेंथ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो हमको कायदे से ना ये जो लैम्डा मिल रहा है ना, ये भी कंटिन्यूअस मिलना चाहिए। ये धीरे धीरे कम हो रही है, तो वेवलेंथ भी क्या होना चाहिए? धीरे धीरे ऐसा कम होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हमको इसमें ब्लैक स्पॉट मिलता है। एक मिनट देख, यहां पे इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी ना रेडिएट करने की, मान लो वो 100 थी, यहां कितनी हो जाएगी? मान लो 80 हो गई। मान लो यहां कितनी हो गई? 60 हो गई। यहां कितनी हो गई? मान लो यहां 10 हो गई। तो फ्रीक्वेंसी ऐसे धीरे 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 कम हो रही, तो वेवलेंथ धीरे 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 बढ़ रहा है। हमारे रेनबो में ऐसे ही होता है, धीरे धीरे कलर जो है वो चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे पता है क्या हुआ? हमको पहले 100 फ्रीक्वेंसी मिल रही थी कंटिन्यूअसली, अचानक से ड्रॉप होके 80 हो। भाई बीच का कहाँ गया? 95, 96, 97, 98। मतलब एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं मिलता। जब उनसे पूछा गया, जब वो धीरे धीरे अंदर आ रहा है, तो भाई धीरे धीरे उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम हो रही है, तो हमको तो ऐसा मिलना चाहिए 100, फिर 99, फिर 80 ऐसे करते हुए। लेकिन ये ऐसे जाता है, सडन जंप होता है। इसके बाद ये सेम फ्रीक्वेंसी देता रहेगा, अचानक से 60 देने लगता है। ऐसा क्यों हो रहा है? वो अभी पता नहीं है ना हमें, अभी हमें पता ही नहीं है कुछ भी। अभी सिर्फ इतना ही हम सोच रहे थे कि यार अभी सीरीज पढ़ेंगे हम लोग, तो वो ऐसा नेचर क्यों शो कर रहा है? कंटिन्यूस इसमें स्पेक्ट्रम क्यों नहीं मिल रहा है? अब ये वाली फ्रीक्वेंसी पे हो सकता है आपको वेवलेंथ मिल रहा हो फॉर एग्जांपल 200 एनएम का, और यहाँ पे मिल रहा हो सकता है कितने का? ये भी कम होगा तो ये भी कम होगा क्या? ये बढ़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। 240, चलो 240 एनएम का, नैनोमीटर का। वेट कर रहे थे ना। यहाँ पे ये हो गया 60, तो फिर भी ये कितना हो जाएगा? वापस से 200 भाई, 300 एनएम का, नैनोमीटर का। तो देखो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं मिला हमको, पहले ये मिला, फिर ये मिला, फिर ये मिला। हम चाहते थे कंटिन्यू मिले यार, 200 के बाद 201, 202, 203 ऐसे होते रहे, पर ऐसा नहीं मिला स्पेक्ट्रम। तो पूछा गया, दोबारा उन्होंने क्या किया? दांत दिखा दिया, बोला कुछ आप लोग कीजिए करके। तो ये दो फेमस ये चीजें हैं, लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड। ये आपको पूछेगा एग्जाम में, लिमिटेशन क्या है रदरफोर्ड एटम मॉडल की? हाँ 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 वही, हाँ वही देखेंगे हम लोग कि स्ट्रेट लाइन क्यों मिलता है। हाँ उसी का डायग्राम मैं आज बनाऊंगा।
अरे अभी रुको, अभी हम नहीं जानते हैं सबके बारे में। एनर्जी को रेडिएट कर देता है। सन से एनर्जी निकली, रेडिएट हो गई, अब उसको जहां जाना है वो जाए। सन से एनर्जी निकली ना, रेडिएशन के फॉर्म में निकली ना, बस। चलो यहां ध्यान दो भाई। अब इसके बाद है हमारा कौन सा तो यहां तक के तो समझ में आ गया ना। देयरफॉर एटम्स शुड एमिट कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बट वी ऑब्जर्व ओनली अ लाइन स्पेक्ट्रम। तो ये जो सब नाम ले रहे थे वो सब नाम तो मैंने अभी तक नहीं सुने हैं, अभी तक के मैंने पढ़ा ही नहीं ना। आगे चल के हम लोग देखेंगे कि ये सब क्या नाम इन लोग ले रहे थे। हाँ, तो वो सारी चीजें हम लोग। अब उसके बाद देखो बोहर ने क्या किया हाइड्रोजन एटम के लिए। बोहर बोलो, बोहर बोलो, जो बोलना है बोलो। हाँ भाई, एच लिखा है, भोर। चलो भोर का मॉडल, तो इसका मॉडल हम लोगों को स्टडी करना है। हम नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे, ठीक है। हाँ, कल की क्लास का टाइमिंग मैं बताता हूँ। 10 बजे से कितने